नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ इन्फोटेक की आईएलटीएस सीरीज में आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने पिछली वीडियो ज़रूर देख ली होगी, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो की कंटिन्यूएशन ही है। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, लिंक पर क्लिक कर आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम आईलेट से स्पेसिफिक कुछ सिचुएशंस के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं और हर सिचुएशन में किस किस तरीके के वर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए ताकि आपका एक अच्छा बैंड आ सके। तो पिछली वीडियो में हमने मेजरमेंट्स, कैटेगराइजेशन और कंपैरिजन से रिलेटेड सारे वर्ड्स देख लिए थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वर्ड्स के साथ। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि हम हर कैटेगरी में या हर सिचुएशन में 3 लेवल्स के वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक लेवल है, यानी कि सिंपल लेवल, जिसको कि आम तौर पर स्टूडेंट्स यूज करते हैं। और फिर मैं आपको 2 लेवल ऊपर लेकर जाऊंगा। एक होगा इंटरमीडिएट लेवल। अगर आप सिंपल की बजाय इंटरमीडिएट लेवल के वर्ड्स यूज करेंगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। और अगर आप एडवांस लेवल के वर्ड्स यूज करते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि वर्ड्स कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे बट ज्यादा अप्रोप्रिएट होंगे, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं बढ़ना है बल्कि किसी भी सिचुएशन को अप्रोप्रिएटली डिफाइन करने की तरफ बढ़ना है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ। अब आइल्स के एग्जाम में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन कुछ प्रोफेशनल लेवल में तो नहीं देनी होती है, बट जनरली आप अपनी हॉबीज या इंटरेस्ट के बारे में जरूर बताते हैं। बट नेवरदलेस देयर आर सो मेनी वर्ड्स विच यू कैन यूज इन योर सेल्फ इंट्रोडक्शन सेक्शन। सबसे पहले जो सिंपल वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वो यूज करते हैं नाइस। जैसे यूज कर सकते हैं आई एम अ नाइस पर्सन हु एंजॉयज मीटिंग न्यू पीपल। ठीक है, ये बहुत एक सिंपल सा सेंटेंस है। नेक्स्ट सिंपल वर्ड है गुड। आई हैव गुड फ्रेंड्स हु सपोर्ट मी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो काफी सिंपल हैं और इसको अगर आपको थोड़ा सा लेवल अप करना है, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज वर्ड्स यू कैन यूज समथिंग लाइक फ्रेंडली। I consider myself a friendly individual who enjoys socializing. So instead of saying I am a nice person who enjoys meeting new people, अगर आप उसको इस तरीके से फ्रेम करेंगे कि I consider myself a friendly individual who enjoys socializing, आप खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट या कितना ज़्यादा अप्रोप्रिएटली ये वर्ड साउंड कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉट सो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। सेकेंड है पॉजिटिव। रादर देन सेइंग आई एम अ गुड इंडिविजुअल, यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट एन एट्रीब्यूट विच मेक्स यू गुड। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं तो आप इस तरीके का सेंटेंस यूज कर सकते हैं दैट मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स यू ओवरकम चैलेंजेस। तो इस तरीके के वर्ड से आपका थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है। अब चलते हैं थोड़ा और एडवांस लेवल की तरफ। अब नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस। आई एम एम्बिशियस एंड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक है, एम्बिशियस का मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड, कि आपको किसी भी तरीके से सक्सेस को हासिल करना ही करना है। यू आर वेरी एम्बिशियस अबाउट गेटिंग सक्सेस। तो जब आपके पास कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, किसी भी चीज को लेकर हो सकती है, नॉट जस्ट टू गेट सक्सेस बट मे बी फॉर मनी, फॉर फेम, फॉर एनीथिंग, सो यू कैन यूज अ वर्ड लाइक एम्बिशियस इन दैट केस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल का मीनिंग देखिए, हैविंग द एबिलिटी टू फाइंड क्विक एंड क्लेवर वेज टू ओवरकम डिफिकल्टीज। सेंटेंस देखिए, बीइंग रिसोर्सफुल अलाउज मी टू फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि रिसोर्सफुल का मीनिंग ये है कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको वहां से निकलने के काफी सारे तरीके आते हैं। वो क्विक हो सकते हैं, क्लेवर हो सकते हैं। तो जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको यूज कर किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो उसी के ऊपर ही आप इस तरीके का सेंटेंस भी बना सकते हैं, जो कि आप अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एंथुजियास्टिक। ठीक है, तो एम्बिशियस, एंथुजियास्टिक, ये थोड़ा सा आपका लेवल इस तरीके से दिखाएगा एग्जामिनर को कि दिस पर्सन इज रियली वेल वर्स्ड विद दिस लैंग्वेज। ठीक है, आइल्स का एग्जाम है क्या? इट्स ऑल अबाउट गेटिंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स रिटन इन दिस लैंग्वेज एंड ऑल्सो अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन दिस लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पंक्चुअल। जब आप किसी भी काम को या अपने हर एक काम को एक टाइमली मैनर में करते हैं, देन यू आर अ पंक्चुअल पर्सन। सेंटेंस देखिए, दैट पंक्चुअलिटी इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ माय वर्क एथिक। आई बिलीव इन रिस्पेक्टिंग अदर्स टाइम। दैट मीन्स कि आप खुद तो पंक्चुअल हैं ही हैं, आप टाइम की कदर करते हैं और आप दूसरों के टाइम को भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करना। अब ये जो ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करने की बात होती है, तो राइटिंग टास्क 1 में हमें किसी ना किसी ग्राफ को, चाहे फिर वो बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो या कोई भी तरीके का ग्राफ हो, तो हमें उसको डिफाइन करना होता है। और ट्रेंड्स जो है हमें उसी ग्राफ के अंदर ही मिलेंगे, या तो अपवर्ड ट्रेंड होगा या डाउनवर्ड ट्रेंड होगा या किसी और तरीके का भी ट्रेंड हो सकता है। तो ग्राफ्स को एक्सप्लेन करते हुए अगर आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे तो आप राइटिंग सेक्शन में काफी अच्छे बैंड्स लेकर आ सकते हैं। वर्ड्स देखते हैं,
सबसे पहला है जो कि सिंपल वर्ड है, जो कि आमतौर पर स्टूडेंट्स यूज करते हैं, गोइंग अप और इंक्रीजिंग, राइट। गोइंग अप का मतलब इंक्रीजिंग है। तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई ग्राफ है जिसमें कि ये दिखा रखा है कि हर साल स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जनरली स्टूडेंट्स उसको सिंपल वे में डिफाइन कर देते हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज गोइंग अप दिस ईयर। सिमिलरली गोइंग डाउन, राइट, अनफॉर्चुनेटली द टेम्परेचर इज गोइंग डाउन एज विंटर अप्रोचेस। तो गोइंग अप और गोइंग डाउन वेरी वेरी सिंपल, राइट। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, इंक्रीज, रादर देन सेइंग गोइंग अप which sounds too basic, आप थोड़ा सा उसको appropriately define करें. You can use the word increase, right? The demand for the product increased after the marketing campaign. Similarly, going down की जगह थोड़ा सा better word use करिए, decreased. Due to the economic downturn, job opportunities in the region decreased, right? Rather than saying job opportunities in the region went down या have gone down, you can use the word decreased. अब ये देखिए, ये बहुत अच्छा वर्ड है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा ग्राफ है जहां पे कभी तो अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है, कभी डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, मतलब वो फ्लक्चुएट कर रही हैं चीजें, तो देन यू कैन यूज द वर्ड फ्लक्चुएटिंग। द प्राइसेस ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज हैव बीन फ्लक्चुएटिंग वाइल्डली इन रीसेंट वीक्स। देखिए, अगर नॉर्मल फ्लक्चुएशन है, वर्ड यूज कर सकते हैं फ्लक्चुएटिंग। अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, राइट, कभी बहुत ऊपर चला गया एंड देन केम डाउन रियली रियली हैवीली, तो देन यू कैन यूज द वर्ड फ्लक्चुएटिंग वाइल्डली। तो आप इस तरीके से दो वर्ड्स को कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। दैट विल शो द इम्पैक्ट कि कितना फ्लक्चुएट तो हो रहा है, बट इफ यू से फ्लक्चुएटिंग वाइल्डली, राइट, दैट मींस इट्स फ्लक्चुएटिंग क्वाइट अ लॉट। ओके, तो इस तरीके से भी आप वर्ड्स को कंबाइन करके यूज कर सकते हैं टू शो द इम्पैक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सर्जिंग। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल वर्ड। इसका मतलब है सडन इंक्रीज। अगर आपके पास कोई ऐसा ग्राफ है जहां पे एकदम से कुछ बढ़ गया है, राइट, पहले मान लीजिए प्रॉफिट्स में एक नॉर्मल इंक्रीमेंट हो रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन द प्रॉफिट्स शॉट अप। In that case, you should use the word surge. Example देख लेते हैं इस केस में, the interest in sustainable living is surging across the globe. क्योंकि अब बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचने लगे हैं कि sustainable living, कि ऐसा ना हो कि हम सारे के सारे रिसोर्सेज ही खत्म कर दें हमारी अर्थ के ऊपर। इसलिए ह्यूमन बींग्स को ऐसा सोचना चाहिए कि हमें सस्टेनेबल लिविंग की ओर बढ़ना है। और इस टॉपिक के ऊपर जो लोगों का इंटरेस्ट है वो अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा एकदम से ही बढ़ गया है। पहले लोग इतना नहीं सोचते थे, लेकिन अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, राइट, अब जो है इस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट लोगों का काफी बढ़ गया है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड सर्जिंग, बिकॉज इट हैज इंक्रीज्ड ऑल ऑफ अ सडन इन द रिसेंट ईयर्स। प्लेटो, ये बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि पहले जो चीज थी वो काफी फ्लक्चुएट कर रही थी, लेकिन रिसेंटली इट हैज स्टॉप्ड फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, कोई ऐसा मान लीजिए आपको ट्रेंड दिख रहा है कि वो पहले बहुत ज्यादा अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरीके से जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इट हैज बिकम स्टेबल। मीनिंग देखिए, रीच अ स्टेट ऑफ लिटिल और नो चेंज आफ्टर अ टाइम ऑफ एक्टिविटी और प्रोग्रेस। तो पहले मान लीजिए कुछ प्रोग्रेस हो रही थी, काफी टाइम से प्रोग्रेस हो रही थी या फ्लक्चुएशन हो रही थी, एंड नाउ इट हैज रीच्ड अ वेरी स्टेबल स्टेट। तो उस केस में आप वर्ड यूज कर सकते हैं प्लेटो। ठीक है, आफ्टर ईयर्स ऑफ ग्रोथ द मार्केट हैज रीच्ड अ प्लेटो। ओके, तो इस तरीके के वर्ड्स जो है आपको बहुत अच्छे बैंड्स दिलवाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। सर्ज हमने देख लिया था, ऑल ऑफ अ सडन अपवर्ड मूवमेंट। अब देखिए रैपिड डिक्लाइन, उसी का ही ऑपोजिट है। एकदम से अगर डिक्रीज हो गया है किसी भी चीज में, तो देन यू कैन यूज द वर्ड रैपिड डिक्लाइन। द रैपिड डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी इज अ कॉज फॉर कंसर्न। तो इस तरीके से जब एकदम से अगर कोई चीज गिर रही है, किसी ग्राफ में कोई गिरावट नजर आ रही है आपको, तो देन यू कैन यूज द वर्ड रैपिड डिक्लाइन। ओके, नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, विच इज कॉज एंड इफेक्ट। अब कॉज एंड इफेक्ट सेक्शन है क्या, इसमें हम कुछ इस तरीके के वर्ड यूज करेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी चीज की वजह से कुछ हो गया है, जैसे सिंपल वर्ड यूज होता है बिकॉज। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, राइट। तो बहुत सिंपल वर्ड है, आई डिड नॉट गो टू द पार्टी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मैं नहीं गया पार्टी पर क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, राइट। इसी तरीके से अगला वर्ड देखते हैं, सो। अगेन कॉज एंड इफेक्ट। आई फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म सो आई ओवरस्लेप्ट एंड वॉज लेट फॉर द वर्क। कि मैं अपना अलार्म लगाना भूल गया था, इसलिए मैं ज्यादा देर तक सोता रहा और काम पर जाने के लिए लेट हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल वर्ड्स हो गए। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, देयरफॉर। जैसे कि आई फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म एंड देयरफॉर आई ओवरस्लेप्ट एंड वॉज लेट फॉर माई वर्क। तो सो की जगह आप देयरफॉर यूज करिए, वो ज्यादा एडवांस साउंड करता है। I missed the train, therefore I was late for the meeting. Very similar to so. Next चलते हैं, thus. ये भी उसी का ही ऑल्टरनेटिव है। The experiment failed, thus leading to a re-evaluation of the hypothesis. जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया, thus it led to a re-evaluation of the hypothesis. ठीक है, अगर आप देखा जाए तो ये therefore का ही ऑल्टरनेटिव है। अब चलते हैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल की ओर, consequently।
ये बहुत बहुत अच्छा वर्ड है। इसका भी मीनिंग वही है, देयरफॉर द स्ट्राइक बाय द वर्कर्स कॉन्सिक्वेंटली डिसरप्टेड द प्रोडक्शन स्केड्यूल। अब इस वर्ड को यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि देयरफॉर दस ये तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी सेंटेंस में सो की जगह यूज कर सकते थे, बट कॉन्सिक्वेंटली जो वर्ड है उसको आप देखिए किस तरीके से यूज किया हुआ है। द स्ट्राइक बाय द वर्कर्स कॉन्सिक्वेंटली डिसरप्टेड द प्रोडक्शन स्केड्यूल। अगर इसको आपको सो की जगह यूज करना है तो आई मिस टू सेट माई अलार्म कॉन्सिक्वेंटली इट डिलेड मी टू रीच माई वर्क प्लेस। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस वर्ड को यूज करना है। बहुत अच्छा वर्ड है और एग्जामिनर को ये इंडिकेशन दे सकता है कि अगर आप इस तरीके के वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप एक एडवांस्ड इंग्लिश लैंग्वेज यूजर हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, accordingly. Not a very very complex word but can be very appropriate in certain conditions. Meaning देखते हैं, in a way that is appropriate to the particular circumstances. Quite a simple word. Due to the heavy rain, the outdoor event was cancelled and accordingly everyone gathered indoors for the alternative program. I think बिल्कुल clear है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो आउटडोर इवेंट था वो कैंसिल हो गया एंड अकॉर्डिंगली एवरीवन गैदर्ड इनडोर्स फॉर द ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम। तो सिंपल है, जैसे कि कुछ प्री डिफाइंड होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। तो अगर जब कुछ प्री डिफाइंड हमारे पास कुछ भी सिचुएशन होती है तो वहां पर हम वर्ड यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओइंग टू, दिस इज अगेन मीनिंग देखिए, बिकॉज ऑफ। Owing to the economic downturn, many businesses faced financial challenges. कुछ difficult नहीं है, तो जहां कहीं पे भी आपको because of use करना है, आप वहां पे owing to word use करेंगे. That will really indicate the examiner that yes, you are a seasoned English user. Resulting in, very similar, right? As a consequence of, किसी भी चीज की वजह से अगर कुछ हो रहा है, as a consequence of something, if something is happening, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं resulting in. The changes in leadership resulted in improved team collaboration. जैसे लीडरशिप बदली तो टीम की जो कोलैबोरेशन थी वो काफी इंप्रूव हो गई। नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले है गुड। आई डोंट इवन नीड टू एक्सप्लेन दिस, सबको पता होगा। वन एडवांटेज ऑफ लिविंग इन दिस सिटी इज गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, राइट? कि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पर। दैट्स वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन दिस सिटी। बैड, again opposite of good. Fast food is bad for health, everybody knows that. Good and bad, very very simple way of defining advantages and disadvantages. थोड़ा सा level up करते हैं। Positive, the positive aspect of remote working is flexibility. Or you could have also said the good aspect of remote work is flexibility, right? Good भी यहाँ पर ठीक है, but more appropriate is positive, right? Similarly negative, so that is just one level up. One of the negative aspects of technology is the loss of privacy. तो good, bad, positive, negative. अब और थोड़ा level up देखते हैं। Pros, right? So advantages और disadvantages को हम लोग pros and cons भी बोलते हैं. So before making a decision, it's essential to weigh the pros and cons. तो किसी भी decision को बनाने से पहले आप उसके pros and cons को, यानी कि advantages और disadvantages को अच्छे से नाप लीजिए, तोल लीजिए, right? So to weigh मतलब नाप तोल लीजिए। Similarly, merits, again very very nice word. Merits मतलब कि वो कितना वर्दी है, कितना अच्छा है, right? The merits of renewable energy source include environmental sustainability. तो अगर मान लीजिए किसी की बहुत सारी advantages हैं तो you can say one of the merits of this thing is this. Okay, next word चलते हैं, drawbacks, right? Again opposite of merits, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज की अगर नेगेटिव्स देखने हैं यानी कि डिसएडवांटेजेस देखने हैं, सो वी कैन आल्सो यूज द वर्ड ड्रॉबैक्स। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ रिलाइंग सोलली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज देयर इंटरमिटेंट नेचर लीडिंग टू फ्लक्चुएशंस इन पावर सप्लाई। कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे ही रिलाई करेंगे तो उनका जो एक ड्रॉबैक है कि दैट वी डू नॉट गेट अ वेरी कंसिस्टेंट पावर सप्लाई, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से जो भी पावर आएगी उसमें फ्लक्चुएशंस होंगी। दैट्स वन ऑफ द ड्रॉबैक्स। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड इज अपसाइड्स। सिमिलरली हम लोग मेरिट्स बोल सकते हैं, एडवांटेजेस बोल सकते हैं, प्रोज बोल सकते हैं, हम लोग अपसाइड्स भी बोल सकते हैं, राइट? दैट्स अगेन वन ऑफ द एडवांस्ड वर्ड्स दैट यू कैन यूज इन योर एग्जाम। Exploring the upsides and downsides of various career paths is essential for career planning. नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं, ओपिनियंस एंड एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, राइट? जहां पे आपके किसी भी चीज के बारे में ओपिनियन पूछे गए हों। जनरली स्पीकिंग टेस्ट में आपसे पूछे जाते हैं, किसी भी सिचुएशन को लेकर आपका कोई ओपिनियन पूछा जा सकता है कि आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो वहां पर आप इस तरीके के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल वर्ड्स देखते हैं, आई थिंक, राइट?
जहां पे आपको लगता है कुछ भी, तो जनरली स्टूडेंट्स यूज करते हैं वर्ड थिंक. आई थिंक रीडिंग इज अ गुड हॉबी. सिमिलरली, आई अग्री दैट एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल. राइट, ये बहुत सिंपल वर्ड्स हो गए. थोड़ा सा लेवल अप देखते हैं. वर्ड इज पर्सपेक्टिव. इन माई पर्सपेक्टिव, मुझे ऐसा लगता है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज चैलेंजिंग बट रिवॉर्डिंग. राइट, कि किसी भी नई लैंग्वेज को सीखना चैलेंजिंग हो सकता है, बट एट द सेम टाइम इट कैन बी वेरी वेरी रिवॉर्डिंग. वो आपके लिए एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है. राइट, दैट्स योर पर्सपेक्टिव. सो द वर्ड इज पर्सपेक्टिव. कॉन्कर. Conquer is again an alternative to agree. I concur with the idea that cultural diversity enhances creativity. बहुत कल्चर के लोग अगर एक साथ रहेंगे तो वहां से जो क्रिएटिविटी निकल कर आएगी, that will be much more than a society which does not have cultural diversity. Okay, तो conquer भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं. वेरी वेरी नाइस वर्ड. ये इंटरमीडिएट लेवल हो गया. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. पर्सनली, वही इन माई परस्पेक्टिव ही है, बट वर्ड इज पर्सनली. पर्सनली आई बिलीव दैट द एजुकेशन इज की टू द पर्सनल डेवलपमेंट. कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है. राइट, इन माई परस्पेक्टिव, अगेन वेरी सिमिलर टू द वर्ड आई थिंक. इन माई परस्पेक्टिव यू कैन यूज द वर्ड पर्सनली. ऑन द कॉन्ट्ररी, वेरी वेरी पावरफुल वर्ड. जो भी आम धारणा है या जो भी आम तौर पर लोग मानते हैं, उसके ऑपोजिट अगर कुछ है, in opposition to what has been stated or in opposition to what is being generally believed, तो उस केस में आप वर्ड यूज कर सकते हैं on the contrary. On the contrary, some argue that technology has negative effects on social interactions. Although बहुत लोग ये मानते हैं कि सोशल मीडिया ने बहुत पूरी दुनिया बदल दी, सब कुछ कर दिया, but on the contrary, some people argue that technology has negative effects on social interaction. Right, टेक्नोलॉजी आ तो गई, उसने बहुत हमारी लाइफ को आसान भी करा है, but it has negative effects on social interactions. लोग इतने ज्यादा सोशल नहीं होते हैं. They all the time they are glued to their laptops, mobile phones, social media platforms and all of that. Right, so they do not end up socializing that much. So that's where आप on the contrary यूज कर सकते हैं. I differ, अगर आपका कोई different opinion है तो you can say I differ to say that while some people enjoy outdoor activities, others may differ and prefer indoor pursuits. जहां पे आपको disagreement show करना होता है, rather than saying I disagree, you can say. next section चलते हैं, time expression, और ये हमारा last section है. इस सेक्शन में हमें किसी भी तरीके का अगर टाइम के बारे में बात करना है, किसी सीक्वेंस के बारे में बात करना है, तो उस तरीके के वर्ड्स हम देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं नाउ. आई एम बिजी नाउ, कैन वी टॉक लेटर, कि मैं अभी बिजी हूं, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं. देन, बैक देन लाइफ वॉज सिंपलर, जब आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी होती है. बैक देन का मतलब पहले के जमाने में, लाइफ वॉज सिंपलर. अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं. द वर्ड इज प्रेजेंटली. राइट, so instead of using the word now, you can use the word presently. Presently I am working on a challenging project. So instead of saying I am now working on a challenging project, you can say presently I am working on a challenging project. Meanwhile, बहुत अच्छा वर्ड है. जैसे हम आम तौर पर कहते हैं, ठीक है केक बन रहा है, तब तक आप चाय बना लो, तो इसको आप इंग्लिश में किस तरीके से कह सकते हैं. द केक इज गेटिंग बेक्ड, मीनवाइल कैन यू प्लीज मेक सम टी. राइट, तब तक आप कुछ कर लीजिए. उस केस में आपको वर्ड यूज करना चाहिए मीनवाइल. मीनवाइल अदर्स आर फोकस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम. ये एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस है. इसका पहला पार्ट कुछ इस तरीके से हो सकता था. सम एम्प्लॉयज वर अटेंडिंग अ ट्रेनिंग, मीनवाइल अदर्स वर फोकस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम. तो इस तरीके से आप वर्ड यूज कर सकते हैं मीनवाइल. साइमल्टेनियसली, जब दो चीजें इकट्ठी हो रही हो, एक ही टाइम पे हो रही हो, तो आप वर्ड यूज करिए साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कैन बी चैलेंजिंग बट रिवॉर्डिंग. कि अगर आप दो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करते हैं तो आपके लिए वो चैलेंजिंग हो सकता है, बट एट द सेम टाइम इट कैन बी रिवॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ यू. बट वो रिवॉर्डिंग हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर ईयर एंड बोनस. राइट, समथिंग लाइक दैट. कॉन्करेंटली का भी मतलब वही होता है साइमल्टेनियसली, happening at exactly the same time. The teams were working concurrently on different parts of the research. Subsequently, quite an advanced word. अगर नहीं पता तो इसका मतलब ये होता है कि एक काम हो गया और उसके बाद दूसरा काम अब होगा या होने वाला है. आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं. It's raining now and subsequently we might get a chance to see the rainbow. कि अभी बरसात हो रही है और इसके बाद की एक्टिविटी ये हो सकती है कि आज हमें हो सकता है रेनबो दिख जाए. Subsequently, the findings of the study were published in a scientific journal. ठीक है, कि पहले वो स्टडी आई, वो अप्रूव हुई और सब्सिक्वेंटली उसकी
पब्लिशिंग भी हो गई किसी साइंटिफिक जर्नल में। इवेंचुअली, कि फाइनली, जब हम बोलते हैं ना फाइनली ये हो गया, इवेंचुअली आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क ही अचीव्ड हिज करियर गोल्स। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सिंपल वर्ड लाइक फाइनली, यू कैन यूज द वर्ड इवेंचुअली। तो ये सारे वर्ड्स थे जो आपको बहुत अच्छे बैंड्स दिलाने में काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सिचुएशन समझ में आई होंगी। तो अब आप एक काम करिए कि आप मेरी दोनों वीडियोस को पूरा अच्छे से देखिए। ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं उनको एक पेपर पेन पे नोट डाउन करिए और खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए, तो जो आप एक्चुअल में आइल्स के एग्जाम में यूज कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत फायदा होगा, क्योंकि जब आपके पास वो सिचुएशन आएगी तो इमीडिएटली आपको इस तरीके के वर्ड स्ट्राइक करने लगेंगे। अगर आपको ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर देंगे। आई होप कि आपको ये जो वर्ड्स की दोनों वीडियोस थी बहुत अच्छी लगी होंगी। तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है कहीं पर, तो I'll be more than happy to help you. So thank you so much for watching and I'll see you in the next video.